नमस्कार, लाख टके की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी संविधान पर। एक बार फिर से सियासी रण छिड़ गया है। होसबोले के बयान पर विपक्ष हमलावर है। इसके साथ ही बात होगी योगी के संदेश की। सीएम योगी ने कहा है कि विपक्ष के लिए परिवार, लेकिन हमारे लिए देश पहले है। उसके अलावा बात होगी आजम खान की। तंजुम फातिमा के बयान पर अखिलेश ने कहा है कि न्याय दिलाएंगे, तो उधर राज्यभर ने मुसलमानों के बहाने घेरा। और फिर बात होगी उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनाव की, जिस पर आज हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव को हरी झंडी मिल गई है। आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। संविधान की प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इन शब्दों पर सवाल उठाए हैं। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर आरएसएस नेता दत्तात्रेय ने इन दो शब्दों को संविधान से हटाने की मांग की है। संविधान के दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है और वजह है आरएसएस में नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले ने इन शब्दों को हटाने की मांग की है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी शब्द को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था, जबकि धर्मनिरपेक्ष शब्द के लिए सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार को सुनिश्चित किया गया। लेकिन आरएसएस ने दो शब्दों को संविधान से हटाने की मांग की है। उन्होंने ये कहा कि ये शब्द डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें आपातकाल के दौरान बिना बहस के जोड़ा गया था। दो शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि 42वां संविधान संशोधन इमरजेंसी के दौर में हुआ था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1975 से 1977 के बीच आपातकाल लागू किया था, जबकि 42वां संविधान संशोधन इसी के बीच 1976 में हुआ था। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को लेकर शुरू हुई ये बहस अब सिर्फ वैचारिक नहीं रही, बल्कि देश की राजनीति को दो ध्रुवों में बांटती नजर आ रही है। संविधान की आत्मा की बात करने वालों और मूल स्वरूप की बहाली चाहने वालों के बीच टकराव अब खुलकर सामने है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को लेकर छिड़ी बहस अब सियासी रंग लेने लग गई है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों पर कांग्रेस और एसपी जहां हमलावर के, वहीं सरकार बचाव कर रही है। नहीं, ये बात ठीक है कि ये समाजवाद को जोड़ना और जो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ना ये नहीं था। और क्योंकि आप सबके ध्यान में ही है कि भारत माता कितने संघर्षों के बाद को प्राप्त हुई है, और प्राप्ति नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों का बलिदान हुआ, उसके बाद भी भारत माता विभाजन करके हमको मिली है। क्या अंबेडकर जी का संविधान बदला जाए? जो हमारा संविधान है, इसका विरोध वो वैसे ही कर रहे हैं जब ये संविधान बना था, और उस समय विरोध प्रदर्शन हुए थे। हमारा संविधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशलिज्म और गांधीज्म पे आधारित है। ये साफ साफ जो बेसिक प्रेम्बल है वो पूरे भारत के संविधान की
रूह है, बाबा साहब की रूह है। और समाजवाद का ताल्लुक इंदिरा जी से नहीं है, समाजवाद का ताल्लुक सिर्फ कार्ल मार्क्स से नहीं है, समाजवाद का ताल्लुक शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिन्होंने इस देश को बनाने का काम किया, जेपी मूवमेंट जिससे बीजेपी अपने आप को जोड़ती है। सीएम योगी ने एक बार फिर से विपक्ष पर प्रहार किया है। योगी ने कहा कि विपक्ष के लिए पहले परिवार, हमारे लिए देश। योगी ने कहा आज यूपी की अलग पहचान है, पहले यूपी माफियाओं का गिरोह था। एक बार फिर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उनके लिए परिवार पहले, हमारे लिए प्रदेश। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने परंपरागत उद्यम को एक पहचान दी और वह थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। सीएम योगी यहीं नहीं रुके। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोह के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धियों में माफिया देना है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है। दरअसल लखनऊ में उद्यमिता के प्रोत्साहन के लिए यूथ अड्डा का लोकार्पण और सीएम युवा के मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ खुद सीएम योगी ने किया। इस मौके पर सीएम ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। आजम खान से मिलने के बाद पत्नी तंजीम फातिमा के बयान पर अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार बदलेगी तो न्याय मिलेगा, तो राजभर ने भी मुसलमानों को लेकर अखिलेश को घेरा है। देखिए, जैसे जैसे 2027 के चुनाव की बिसात बिछ रही है, वैसे वैसे मुसलमान वोटर्स को लेकर खींचतान भी बढ़ती जा रही है। अब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश यादव को घेरा है। दरअसल पूरी सियासत की शुरुआत होती है आजम खान के जेल में रहने से। एसपी नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एसपी नेताओं पर जोरदार हमला बोला और कहा कि मुझे अब किसी से उम्मीद नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आजम जी से मिलने नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि लोग आजम जी से लगातार मिलते थे, टिकट की पैरवी करते थे। क्या कहेंगी? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती, ये समाजवादी वाले खुद ही जाना। नहीं, मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए? आजम खान एक कद्दावर नेता रहे। देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है। उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। उधर तंजीम फातिमा के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान के साथ गलत हुआ, सरकार बदलेगी तो न्याय मिलेगा। हम आपसे कहते हैं, हमें उनकी बात से सहमत हूं मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ, उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा।
एक तरफ तंजीम फातिमा का बयान तो दूसरी तरफ राजभर भी अब मुसलमानों को लेकर अखिलेश को घेरने लगे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अखिलेश यादव को चुनौती दी कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी मुसलमान के बेटे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। थोड़ा इस बार 27 में अगर सरकार बनती है तो किसी मुसलमान के बेटा को साइकिल चलवा दो, आप थोड़ा कैरियर पे बैठो, कुछ दूर चलो, तब न समझ में आएगा कि कैरियर पे बैठने का क्या आनंद आता है। तो 27 के चुनाव में किसी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री घोषित करें कि अब सरकार बनती है तो हम किसी भी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो खाली गुलाम बना के रखेंगे। ये बात तो मैं खुलेआम कहता हूं। आज मैं तो कहता हूं कि जो मुसलमान लीडर उनके पार्टी में हैं वो गुलाम हैं, वो लोडर बन के बैठे हैं वहां, वो अपने हक की बात नहीं करते हैं। दरअसल सपा से आजम खान की नाराजगी की खबरें पहले भी सियासी जगत में उड़ चुकी हैं। अब एक बार फिर से आजम की पत्नी का बयान चर्चा में है, तो उधर राजभर अखिलेश यादव पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासी माहौल ईवीएम पर बनने लगा है। दरअसल सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है, जिस पर बीजेपी ने वार भी किया। चुनाव चाहे यूपी का हो या फिर बिहार का, ईवीएम को लेकर सियासी खींचतान जारी है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चंदौली से समाजवादी पार्टी से सांसद के बयान ने नया कलेवर छेड़ दिया है। बिहार इलेक्शन पर चुनाव आयोग को लेकर वीरेंद्र सिंह के बयान पर तकरार बढ़ गई और कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग तो टट्टू बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। वो जबूरा है, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी वो तार खींचती है वैसे वैसे चुनाव आयोग करता है। हम कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं, हम वहां पर जो विपक्ष में बैठी हुई हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों से अपील करना चाहते हैं कि बूथों पर सजग रहें। सपा सांसद के बयान पर बीजेपी हमलावर है। जेपीएस राठौड़ का कहना है कि कांग्रेस सपा चुनाव आयोग पर पहले से सवाल उठाते आए। इन्होंने ईवीएम को हमेशा गाली दी, जब जीतते हैं तब कभी ईवीएम के लिए धन्यवाद नहीं किया। कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने हमेशा ईवीएम को गालियां देने का काम किया है। वही ईवीएम से जब रिजल्ट निकलता है, इनकी सरकारें बनती हैं, इनके लोग जीतते हैं, तो ईवीएम के लिए कभी एक धन्यवाद का प्रस्ताव नहीं जाता कि ईवीएम ने अच्छा काम किया। अब बिहार में चुनाव भले ही हो, लेकिन सियासी आग यूपी तक फैल रही है। ईवीएम को लेकर सपा बीजेपी आमने सामने होते दिख रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सियासी तकरार रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। हालांकि सीटों के आरक्षण और तमाम अन्य मामलों को लेकर सरकार को नोटिस भी दिया। अब 3 हफ्तों में सरकार को जवाब देना है, यानी कि अब चुनाव जुलाई में हो सकेंगे और पूर्व में जारी आरक्षण के हिसाब से ही पंचायत चुनाव होंगे। और सरकार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था कि चुनाव पर लगी रोक हटाई जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने 9 जून के चुनाव नियमावली का गजट पब्लिकेशन नहीं होने को आधार बनाकर रोक लगाई थी, मगर 14 जून को इसका गजट नोटिफिकेशन हो गया था। वहीं आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में सरकार ने कहा है कि आरक्षण एकदम ठीक है। अगर आरक्षण का रोस्टर पहले भी जारी किया गया है, तब भी अधिकांश सीटों का आरक्षण बदलाव किया गया है। हाईकोर्ट से रोक हटते ही राज्य निर्वाचन आयोग एक बार फिर से पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। वहीं पंचायत चुनाव में हाथ आजमा रहे हजारों दावेदारों, सियासी दलों ने भी राहत की सांस ली। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 23 जून को पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगने के बाद से राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर राजनीतिक दलों और चुनाव में दावेदारी की तैयारी कर रहे हजारों लोगों की नजर हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी। शुक्रवार को चुनाव पर लगी रोक हटते ही सभी ने राहत की सांस ली। राज्य निर्वाचन आयोग भी हरकत में आया और आनन फानन में एक बार फिर मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा है कि शासन से बातचीत के बाद जल्द ही संशोधित अधिसूचना जारी करने की तैयारी की जा रही है। जिस प्रकार से निर्वाचन की जो प्रक्रिया है
उसको रीशेड्यूल करने का जल्द ही हम कार्यक्रम सरकार को भेजेंगे और बातचीत करने के बाद उसको तय किया जाएगा। सर, इसका नोटिफिकेशन दोबारा नए सिरे से होगा? ये हमने नोटिफिकेशन पूरा निरस्त नहीं किया था, तो अब एक संशोधित अधिसूचना जारी होगी। बीजेपी और कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि वो जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर चुका है, तो कांग्रेस का दावा है कि वो भी पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही सभी जनपदों की विधानसभाओं में प्रवेशकों को भेजकर जिला पंचायत सीटों पर अपना पैनल मंगा लिया। सब प्रमुख लोगों की राय मशविरा, उनका क्या क्या सुझाव हैं, उन सब सुझावों को संकलित कर दिया गया है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम घोषित करे। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारे जिला प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे विधानसभा प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे पैनल्स तैयार हो रहे हैं। अब जल्द ही चुनाव का संशोधित कार्यक्रम जारी हो सकता है। पुराने कार्यक्रम के मुताबिक 28 जून नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, तो 19 जुलाई को मतगणना के बाद परिणाम घोषित होने थे। लेकिन बदले हालात में ये शेड्यूल अब और भी पीछे जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। जून में कुदरत का जलजला देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर होती बारिश इस वक्त आफत बन चुकी है और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बारिश और लैंडस्लाइड लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। हिमाचल में गुरुवार को प्रकृति ने जो तबाही दिखाई, उससे उत्तराखंड भी सहमा हुआ है। गुरुवार को आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारियों को और पुख्ता करता नजर आया। देखिए। गुजरात में भारी बारिश का कहर। पहाड़ों पर आसमानी आफत जारी। गाड़ियां जाने वाली है, जल्दी से भैया। गाड़ियां गई। धर्मशाला में सैलाब में बह गई जिंदगियां। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर हालात बिगड़ गए। जामजीर धोध में अचानक आई बाढ़ के कारण 6 पर्यटक फंस गए, जिन्हें स्थानीय प्रशासन और तैराकों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं गिर जंगल इलाके में स्थित कनकाई मंदिर टापू में तब्दील हो गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बीते कल हुई बारिश के कारण अंजनी महादेव के साथ लगते नाले में और स्नो गैलरी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके कारण एकाएक व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पलचान के समीप ओल्ड मनाली नेहरू कुंड को जोड़ने वाली सड़क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही कई स्थानों पर नदी किनारे लगाई गई दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे पहले धर्मशाला के खनियारा गांव में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया था, जिसमें कई जिंदगियां सैलाब में बह गईं। मानसून की बारिश के बाद दरिया में आई बाढ़ ने पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों को लील लिया। बारिश के बाद नदी नालों में सैलाब का शिकार हुए मजदूरों के 2 शव बरामद हो गए हैं, जबकि 3 मजदूर अभी भी लापता हैं। इनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अचानक आई बाढ़ में गाड़ियां और घर सब बह गए। गाड़ियां जाने वाली है, जल्दी से भैया। गाड़ियां गई। मानसून की पहली बारिश धर्मशाला में कहर बनकर टूटी और बड़े हादसे का सबब बन गई। पहाड़ों पर हुई बारिश ऐसे जख्म देकर गई है, जिनकी टीस लोगों को रह रह कर सताने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड की भौगोलिक बनावट हिमाचल जैसी ही है। हर साल मानसून में भूस्खलन, बादल फटना, सड़कों का तबाह होना आम बात है। लेकिन उत्तराखंड में इसी दौरान 4 धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा भी अपने चरम पर होती है, जो इसे हिमाचल से भी ज्यादा चैलेंजिंग बना देता है। यही वजह है कि आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और 30 जून को बाढ़ से निपटने की मॉक ड्रिल भी विभाग कराने जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया है। आप देख रहे हैं सब जगह लगातार ट्रेनिंग चल रही है, लगातार बताया जा रहा है और अभी हम लोग 30 तारीख को मॉक ड्रिल कर रहे हैं बाढ़ से बचाव के लिए।
हिमाचल में ताजा तबाही के बाद उत्तराखंड ने रणनीति में बदलाव की शुरुआत कर दी है। अब अलर्ट जिला नहीं, सीधे ब्लॉक और तहसील स्तर पर जारी किए जाएंगे। इसके लिए जरूरी संसाधन जुटाए जा रहे हैं। मौसम विभाग को और बारीकी से पूर्वानुमान देने को कहा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में सभी जनपदों को पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा गया है। जो भी आपदा से राहत बचाव के उपकरण हैं उनको ठीक करने के लिए कहा गया है। सबको ट्रेनिंग कराने के लिए कहा गया है। जो उपकरण खराब हैं उसको ठीक कराने के लिए, इस प्रकार से जो उपकरण की आवश्यकता है उसको खरीदने के लिए कहा गया है। बहरहाल बादल फटने की घटना भले ही हिमाचल में हुई हो, लेकिन उत्तराखंड में भी इसकी दहशत बनी रही। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को मौसम का अलर्ट देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के खास इलाकों के लिए जारी किया गया। इन क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। खबरें जारी।